हाँ, तो हम बात कर रहे थे, काफ़ी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी का ही है, आपकी बुक का ही है, 10th क्लास की बुक का है। काफ़ी टाइम वो एग्ज़ाम्स में पूछा गया है और 6 मार्क्स में वो क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया हुआ है, यदि P व Q के निर्देशांक क्रमशः A cos थीटा, B sin थीटा एंड -A sin थीटा, B cos थीटा है, तो आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, जहां पे O अपना है वो मूल बिंदु है। O क्या है आपका? मूल बिंदु। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोग थोड़ा अट्रैक्शन बनाए रखें। हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन के। हम लोग पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम इस क्वेश्चन को समझने के लिए बनाएंगे कि इस क्वेश्चन की पोजीशन क्या है। क्वेश्चन की पोजीशन हम लोग क्लियर कर देते हैं। एक छोटा सा मैं फोटो बनाऊंगा यहाँ पे, आप देखिए जरा। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश और ये वाई डैश, राइट है। देखिए फर्स्ट बिंदु के आपका जो बिंदु P है, इस P बिंदु के निर्देशांक, दोनों निर्देशांक आपको धनात्मक दिखाई दे रहे हैं, A cos थीटा एंड B sin थीटा। अब ये बिंदु P जो बिंदु है आपका, ये दोनों इसके जो दोनों निर्देशांक है वो धनात्मक हैं, तो किस क्वाड्रेंट में होने चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे मतलब ये आपका P बिंदु है। मैं यहाँ पे इसको पॉइंट कर देता हूँ, ये बिंदु P है और इस बिंदु P के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं आपको? A cos थीटा एंड B sin थीटा, राइट है। इसी तरह बिंदु Q की हम लोग बात करते हैं। बिंदु Q में आपका जो x निर्देशांक है वो माइनस में दिया हुआ है, ऋणात्मक है, और जो y निर्देशांक है वो धनात्मक है। अब आप क्वेश्चन को, निर्देशांक को, पॉइंट को देख के आप लोग पता लगाइए कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में आएगा। हम लोग ये देख रहे हैं कि आपका जो x निर्देशांक है वो ऋणात्मक है और y निर्देशांक धनात्मक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये इस जगह होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x ऋणात्मक है और y क्या आपका धनात्मक है। बात समझ में आ रही है? बात करते हैं। देखो ये आपका Q बिंदु हो गया और इसके निर्देशांक है आपके पास -A sin थीटा एंड B cos थीटा, राइट है। और O जो है आपका वो मूल बिंदु, ये O है। हम दोनों क्या करते हैं, हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं और ये आपका मूल बिंदु है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपका एक डायग्राम बनेगा और अब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि आपका जो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आपको ये प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे किया जाए? हम लोग क्या करते हैं कि देखो हमें ज्ञात करना है OP स्क्वायर और OQ स्क्वायर। अब हम इसको कैसे ज्ञात करें? सीधी सी बात है, हम लोग क्या करते हैं, बिंदु O से Q तक के डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं और बिंदु O से P तक के डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। हम जब इन दोनों बिंदुओं से मूल बिंदु की दूरी ज्ञात करेंगे तो आप देख रहे हो मुझे OP स्क्वायर मिल रहा है और OQ स्क्वायर भी मिल रहा है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से। अभी जो हम लोगों ने दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र जो पढ़ा था, उसी को हम लोग यहाँ पे उपयोग में लेंगे और उसी से इस सवाल को हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। क्वेश्चन देखते हैं क्या करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, बिंदु P से O तक की दूरी ज्ञात करते हैं। दूरी ज्ञात करने पर हम क्या करते हैं, बिंदु O से P तक की दूरी ज्ञात करते हैं। बिंदु O से P तक की दूरी ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप जानते हो डिस्टेंस फॉर्मूला, OP स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको मिलेगा, देखो आपके मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0 0। ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक आपके 0 0 होंगे, ठीक है। तो हम लोग दूरी ज्ञात कर लेते हैं। मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, A cos थीटा -0 और इसका स्क्वायर। देखो क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा रखा है इसलिए मैं इधर अंडर रूट नहीं लगाऊंगा। अगर मैं इधर अंडर रूट स्क्वायर हटा देता हूँ तो मैं इधर अंडर रूट लगा दूंगा, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे आंसर अपना जो स्क्वायर फॉर्म में लेके आना है, इसलिए मैं यहाँ से स्क्वायर ना हटा के इधर अंडर रूट नहीं लगाऊंगा, मैं स्क्वायर को एज इट इज रखूंगा, राइट।
फिर बात करते हैं प्लस आपके पास है बी साइन थीटा माइनस 0 और इसका होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ रही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखें कि ए कोस थीटा में से 0 माइनस करूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, दोनों पे स्क्वायर, इसका स्क्वायर जो मिलेगा वही आपको यहाँ पे लिख देना है। तो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, राइट, और प्लस यहाँ भी सेम मिलेगा, 0 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ मिलेगा मुझे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ये क्या मिला आपको, ओपी स्क्वायर मिला आपको। क्या मिल रहा है, ओपी स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। हम लोग आगे बात करते हैं। बिंदु O से P तक की दूरी मैंने ज्ञात कर ली। अब मैं क्या करूंगा, बिंदु O से Q तक की दूरी ज्ञात करूंगा। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग। तो बिंदु Q से O तक की दूरी ज्ञात करने पर, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, वही माइनस ए साइन थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर एंड प्लस बी कॉस थीटा माइनस 0 और इसका होल स्क्वायर, राइट है। तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखो जब 0 को मैं हटाऊंगा तो मैं इन दोनों पे स्क्वायर लगाऊंगा, क्योंकि माइनस ए साइन थीटा में से 0 माइनस हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। और जब मैं यहाँ पे स्क्वायर लगाऊंगा तो स्क्वायर होते ही माइनस आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है। इसको मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो हमें लाना क्या है, हमें ये लेके आना है कि ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। हमें लाना है ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा मैं क्या करता हूं कि इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को ऐड कर देता हूं। इक्वेशन नंबर 2 को और 1 को जब ऐड करूंगा तो मुझे दोनों साइड पे यहां पे देखो क्या मिलने वाला है। ठीक है, आपके बात समझ में आ रही है। हम लोग करके देखते हैं। यहां पे हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, राइट, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे क्या मिलने वाला है, देखो ओपी स्क्वायर एलएचएस वाले पार्ट एलएचएस साइड पे जोड़ ऐड कर देते हैं और आरएचएस वाले पार्ट आरएचएस साइड पे ऐड कर देते हैं, राइट। तो ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे मुझे क्या मिलने वाला है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एंड इक्वेशन नंबर 2 का जो पार्ट था मेरे पास ये रहा, मैं यहां पे इसको ऐड कर दूंगा, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मुझे क्या मिलना है, देखो एक साइड वाला पार्ट तो मुझे मिल गया ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। देखो यहाँ पे मुझे मिल चुका है ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, आरएचएस वाले पार्ट को यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। तो देखिए जरा, ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये ए वाली टर्म है और यहाँ पे भी ये ए वाली टर्म है और यहाँ पे ये बी वाली टर्म है और यहाँ पे बी वाली टर्म है। तो ए वाली टर्म को मैं एक साथ लिख लूँ और बी वाली टर्म को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैं ए वाली टर्म दोनों जो ए वाली टर्म्स है उनको साथ लिख रहा हूं और बी वाली टर्म्स को साथ लिख रहा हूं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट है, एंड प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों यहां से मैं इन दोनों जगह से, देखो यहां से मेरे को ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा है और यहां इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। देखिए यहां से ए स्क्वायर एंड यहां से बी स्क्वायर, मैं इन दोनों पार्ट्स में से यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं और यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। बात समझ में आ रही है। देखिए यहां से ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो मेरे पास अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट है।
एंड प्लस यहां से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां पे बचेगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप लोग जानते ही हो, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां भी वही चीज है और यहां भी वही चीज है, बिकॉज वी नो दैट बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसको मैं ब्रैकेट में थोड़ा लिखूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को ध्यान रखिए ये चीज कहां से आई। और आप देखेंगे कि ये टर्म 1 हो गई, ये वाली टर्म 1 हो गई, देन हम लोग क्या करेंगे, ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे मिलेगा ये वाली टर्म तो 1 हो गई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही क्या करना था आप लोगों को, प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में कम से कम 2-3 बार आया हुआ है, 2-3 बार ये पूछा हुआ है और 6 मार्क्स में इसको पूछता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एक बार देख लीजिए। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे इसी पे हम लोग बात करेंगे, इसी फॉर्मूलाज पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों ने देख लिया है तो मैं इसको रफ करूं, ठीक है जी, मैं रफ कर देता हूं, एक बार और देख लीजिए आप लोग। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता हो तो एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं उसको एक बार और बता दूंगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको लिखें। डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर दिए होंगे, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है। जो टॉपिक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक से आईआईटी में या जेईई मेंस में या एडवांस में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरह इसलिए आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं और कई बार आपके 10th क्लास की बुक में से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसकी बारीक चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। एक बार हम लोग देखें कि एक छोटा सा नोट लगा के हम लोग एक चीज़ लिखेंगे, ठीक है। नोट क्या है कि अगर मुझे किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस, किसी भी बिंदु की दूरी, अगर मुझे किसी बिंदु की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करनी होती है, कोई भी बिंदु आप ले लीजिए, बिंदु यहां हो, यहां हो, यहां हो, या फिर यहां हो, कहीं भी कोई बिंदु हो। सपोज दैट मेरे पास कोई बिंदु यहां है और मुझे उसकी दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करनी है। मूल बिंदु आपका O है, सपोज दैट मेरे पास ये बिंदु P है, ठीक है, और इसके निर्देशांक मेरे पास x और y है, ये मैंने मान लिया है, इमेजिन किया है कि इसके निर्देशांक आपके पास x और y है, ठीक है, और मुझे मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात करनी है, और मूल बिंदु के निर्देशांक आपके क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं, ठीक है। जब किसी बिंदु की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करनी होती है तो उसके लिए सीधा सा फॉर्मूला जो हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला बनाया है, डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव किया है, उसी से डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, दूरी ज्ञात करने के सूत्र से, ठीक है। हम लोग देखते हैं तो OQ यहाँ पे समझे, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, क्या मिलेगा मुझे, देखो वही x माइनस x1 माइनस x2 हम लोग कर लेते हैं, तो x माइनस x माइनस 0 एंड प्लस क्या होगा आपका y माइनस 0 और इसका होल स्क्वायर दोनों का, राइट है। तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, x में से 0 माइनस करेंगे और y में से 0 माइनस करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये मिल रहा है मुझे। यहां से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो OQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ OP है, राइट। तो यहां पे रूट लग जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आप किसी भी बिंदु की दूरी अगर मूल बिंदु से ज्ञात करते हो तो आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं, OP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसलिए मैंने बताई, आप इसको देख लें। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको किसी बिंदु की दूरी, देखें जरा, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये आपके x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है और ये आपका y डैश, ठीक है, और ये आपका मूल बिंदु O है। बात समझ में आ रही है। ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन है,
ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन है और ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन। ये इस साइड पे है और यहाँ से हम इधर चलेंगे, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। बात समझ में आ रही है? आप देखेंगे कि जब x बराबर 0 होता है तो x बराबर 0 कहाँ पे होगा? जब आप लोग किसी निर्देशांक, कोई किसी बिंदु का निर्देशांक x जो निर्देशांक है वो 0 होता है, तो इसका मतलब वो बिंदु आपका y एक्सिस पे होगा। अगर किसी बिंदु के निर्देशांक 0 हैं, जैसे मान लीजिए कि x का निर्देशांक मैंने लिखा 0, ठीक है, मान लीजिए x कोमा 0 कोमा y मैंने लिखा, तो ये बिंदु कहाँ पे होगा? ये बिंदु आपके y एक्सिस पे होगा, क्योंकि x का मान यहाँ पे कितना है? 0 है, ठीक है। इसी तरह कोई बिंदु आपका ऐसा है, कोई बिंदु आपका Q है सपोज दैट, और वहां पे क्या है कि आपका x तो कोई वैल्यू रखता है और y आपका क्या है? 0 है, तो वो निर्देशांक आपका कहाँ पे होगा? वो निर्देशांक आपका x अक्ष पे होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पे y का मान 0 है। ऐसे देखें, यहाँ पे मुझे x के बराबर में कुछ चलना ही नहीं पड़ रहा है, मैं x अक्ष पे कुछ चल ही नहीं रहा हूँ, x अक्ष पे मुझे 0 जाना है और y अक्ष पे तो मुझे y तक जाना है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है आपकी? जब x निर्देशांक 0 होगा तो वो बिंदु आपका y अक्ष पे होगा, और जब y निर्देशांक 0 होगा तो वो बिंदु आपका कहाँ पे होगा? x अक्ष पे होगा, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमें किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करनी, सपोज दैट मेरे पास कोई बिंदु है, कोई बिंदु ये है, तो मुझे जब मैं इसकी बात करता हूँ, इसकी डिस्टेंस की बात करता हूँ, तो जब मैं यहाँ से x अक्ष पे दूरी की बात करूँ, मैं यहाँ से चल रहा हूँ मूल बिंदु से x अक्ष पे, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं x अक्ष पे जा रहा हूँ इस बिंदु की तरफ, तो वो दूरी y अक्ष से दूरी होती है जब मैं x अक्ष पे जा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? इसी तरह जब मैं x अक्ष से y अक्ष की तरफ बढ़ रहा हूँ तो ये x एक्सिस से दूरी होती है इस बिंदु की। y की तरफ बढ़ता हूं तो ये x एक्सिस से दूरी होगी, और जब मैं x एक्सिस पे बढ़ता हूं तो ये y एक्सिस से दूरी होगी। बात समझ में आ रही है? चलिए इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। हम लोग बात करते हैं, अगर कोई दो बिंदु आपको दिए होते हैं, ठीक है, कोई दो बिंदु आपको दिए हैं और उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कोई तीसरा बिंदु आके बीच में से कट कर देता है, बीच में प्रतिच्छेद कर देता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जाएं? हम लोग इस चीज को अभी पढ़ेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे मेंस पे भी, जेईई मेंस में यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान दे। टॉपिक है आपका रेखा, किसी रेखा के किसी रेखा को अंत अविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। मान लीजिए कोई रेखा है आपके पास किसी समतल में, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये आपका कोई प्लेन है, ठीक है, और ये कोई बिंदु है आपका P और ये कोई बिंदु है आपका Q, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को जो मिला रही है इसे हम लोग रेखाखंड बोलेंगे, जिसकी हम लोगों ने बात की, क्या एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड को मध्य में, बीच में से देखो, इस दोनों बिंदुओं के बीच में कहीं भी, यहां 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 कहीं भी कोई बिंदु अगर आकर प्रतिच्छेद करता है, सपोज दैट यहां पे मेरे पास कोई बिंदु है, इसको मैंने R नाम दिया, इस बिंदु को मैंने R नाम दिया, बिंदु P और Q को देखो R यहां पे आके कट कर रहा है, और जब कोई बिंदु किसी रेखा को मध्य में आके, बीच में आके कट करता है, कहीं भी इस रेखा पे कहीं भी कट करता है, तो वो बिंदु इस रेखा को किसी ना किसी अनुपात में विभाजित करता है। बात समझ में आ रही है? तो मैं यह मान लेता हूं कि ये जो है यहां से यहां तक का जो है ये M1 अनुपात है और यहां से यहां तक जो है ये M2 है। बात समझ में आ रही है?
अरे आ रही है कि नहीं आ रही है, वही मेरा क्लास वाला अंदाज। आ रही है क्या बात समझ में? चलिए देखिए, अब मैं क्या करता हूं, इस P बिंदु के निर्देशांक मान लेता हूं कि मैं यहां पे x1 और y1 है, ठीक है, और बिंदु Q के निर्देशांक आपके x2 और y2 है, ये आपको गिवन होंगे। और जो बिंदु यहां पे, जो बिंदु इस रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है R, इस बिंदु के निर्देशांक मैंने क्या कर लिए, मान लिए इसके निर्देशांक आपके x और y है। बात समझ में आ रही है? हमें क्या करना है, इस बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। वो कैसे किए जाएं, हम लोग इस पे ध्यान दें। बात क्लियर है? चलिए, अब इंपॉर्टेंट बात ये है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका x डैश, ये y एंड ये y डैश, और ये मूल बिंदु आपका O है। बात इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जाएं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये डेरिवेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं उस चीज को हम लोग यहाँ करें, ठीक है। मैं क्या करता हूँ बेटा, इस बिंदु P से x अक्ष पर लंब डाल देता हूँ। ये आपका बिंदु P से x अक्ष पे मैंने लंब डाला, ये मैंने L नाम दिया। जहां पे x अक्ष को ये कट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, उसको मैंने L नाम दिया, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसके बाद में मैं बिंदु R से भी x अक्ष पे लंब डाल देता हूं, इसको मैंने M नाम दिया, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूं, Q बिंदु से भी यहां पे इस पे लंब डाल देता हूं x अक्ष पे, और इसको मैंने N नाम दे दिया, ठीक है। अब क्या करता हूं, देखिए, यहां से बिंदु P से MR पर भी एक लंब डाल देता हूं, ठीक है, और R से QN पे भी एक लंब डाल देता हूं, ठीक है। मैंने इसको S नाम दिया और इसको T नाम दिया। यहां तक कोई समस्या? फोटो आपको समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? मीठा मीठा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चलिए, ठीक है, बात करते हैं हम लोग। अब मैं टॉपिक पर जाता है, बात करते हैं इसकी। R के निर्देशांक मुझे ज्ञात करने हैं। R के निर्देशांक मुझे कैसे ज्ञात करने हैं? देखिए, मेरे पास बिंदु P के निर्देशांक हैं, मैंने मान ले रखे हैं x1 और y1, राइट है। ये आपको दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा साफ लिख देता हूं इसको, x1 और y1, राइट है। और बिंदु Q के निर्देशांक आपको दे रखे हैं x2 और y2। मैंने मान लिया है कि R बिंदु के निर्देशांक x और y है। वैसे भी मैथ्स में आप लोगों ने देखा है कि जो चीज हमारे पास नहीं होती उसको हम लोग मान लेते हैं। तो हमारे पास अभी R के निर्देशांक नहीं है, इसलिए मैंने क्या कर लिया, R के निर्देशांक मान लिए। लिखा हुआ है हम लोगों को R के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, R के निर्देशांक मान लिए हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मेरे पास अभी मैं क्या करता हूँ बेटा, कि अगर मुझे P से S तक की डिस्टेंस मिल जाती है, ठीक है, और R से S तक की डिस्टेंस मिल जाए, तो मेरा काम इजी हो जाएगा। और सोल्व तब होगा जब मेरे पास RT होगा और QT होगा। अगर मुझे ये दोनों डिस्टेंस में मिल जाती हैं तो मेरा काम बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों डिस्टेंस हम लोग कैसे ज्ञात करें? पिछले वाले डेरिवेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था कि ये बीच वाले जो डिस्टेंस थी वो कैसे फाइंड की थी हम लोगों ने। बहुत ईजी था, फाइंड किया था हम लोगों ने, आप लोगों ने भी किया था। आप लोग काफी इंटेलिजेंट है। मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आप ही लोग हैं, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं। इवन मैं भी इंटेलिजेंट नहीं हूं, आपके आगे कहीं कुछ नहीं लगता है, ठीक है। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और आप तो फ्यूचर हैं। चले बात करते हैं। मैं क्या करता हूं बेटा, देखो इस बिंदु P से बात करते हैं। बिंदु P क्या कहता है कि मेरे निर्देशांक x1 और y1 है, ठीक है। तो मतलब मूल बिंदु से L तक की डिस्टेंस आपकी x1 होगी कि नहीं होगी, ठीक है। और L से P तक की डिस्टेंस आपकी y1 होगी। दे रखा है भाई x निर्देशांक है तो मूल बिंदु से ये वाली डिस्टेंस, और y निर्देशांक है तो मूल बिंदु से ये वाली डिस्टेंस। अब मैं इसको यहां लिखूं या यहां लिखूं, बात बराबर है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस वाले डिस्टेंस की, O से M तक की डिस्टेंस की, ठीक है। O से M तक की डिस्टेंस क्या है भाई, हम लोगों ने मान रखा है O से M तक की जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने मान रखी है यहाँ पे x और y। देखो x डिस्टेंस होगी वो x होगी, x एक्सिस पे x होगी, और y एक्सिस पे आपकी y होगी। तो ये मैंने मान रखा है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, यहां से यहां तक x, ठीक है ये, और y जो है वो y है आपकी यहां से यहां तक आपकी y, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी। तो ये आपका हो गया, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी n तक की, O से n तक की, वो होगी आपकी x2, राइट। और जो ये y2 होगी आपकी, ये वाली होगी। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए
अब मैं क्या करता हूं बेटा, देखो मुझे P से S तक की दूरी ज्ञात करनी है। P से S तक की दूरी ज्ञात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, X में से X1 को माइनस कर देता हूं, मुझे P से S तक की मिल जाएगी। भाई मेरे पास यहां से यहां तक X है और यहां से यहां तक X1 है, तो ये फाइंड करने के लिए मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, बात खत्म। तो मुझे क्या मिलेगा, ये X माइनस X1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, बहुत इजीली मिलेगा। ठीक है, आप लोग समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह मुझे ये ज्ञात करना है, तो आप देखें बेटा, आप यहाँ से यहाँ तक मेरे पास y है और यहाँ से यहाँ तक y1 है। ठीक है, तो मुझे ये ज्ञात करनी होगी, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा भाई, y में से क्या कर दूं मैं, y1 को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, y1 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए इसी तरह हम लोग यहाँ की बात करते हैं। मेरे पास ये x2 है और मेरे पास ये x है, राइट। तो मैं क्या कर दूं, यहाँ x2 में से इस x को माइनस कर देता हूं। भाई ये पूरा मेरे पास x है और ये मेरे पास क्या है, x2। तो मैं क्या करता हूं, x2 में से x को माइनस कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, x2 माइनस x, राइट। तो मुझे ये RT डिस्टेंस मिल गई। इसके बाद में मैं क्या करता हूं, यहां से देखिए, ये मेरे पास पूरा y2 है और मेरे पास यहां से यहां तक y है। तो y2 में से अगर मैं y माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, यही वाला बचेगा, ये। ठीक है, बचेगा कि नहीं बचेगा, बात समझ में आ रही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखिए मान लेते हैं, मैंने माना था कि r के निर्देशांक, बिंदु r के निर्देशांक r के निर्देशांक क्या है हमारे पास, x और y है, ये मैंने मान लिया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, हमारे पास क्या है, देखो चूंकि P से S, PS जो है वो क्या है, X माइनस X1 है। ठीक है, और जो मेरे पास है RS जो है वो क्या है, RS मेरे पास है Y माइनस Y1, बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसी तरह मैं इस वाले की बात करता हूं, इस वाले त्रिभुज की, तो RT इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, X2 माइनस X, और QT जो है वो क्या है मेरे पास, Y2 माइनस Y, राइट। ये चीज है मेरे पास दोनों। ठीक है, मेरे पास ये डिस्टेंस भी है और ये भी है, ये डिस्टेंस भी है और ये डिस्टेंस भी है। आप लोग देख रहे हैं कि ये इसकी जो मैंने बात की, यहाँ पे आप देखें, थोड़ा ध्यान से देखें, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये वाली जो चीज़ है, आप देखें, ये जो चीज़ है आपके पास दोनों, ये आपको समकोण त्रिभुज बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखो PRS और RQRT दोनों समकोण त्रिभुज हैं, और दोनों समकोण त्रिभुज आप लोगों ने समरूपता में पढ़ा होगा कि दोनों समकोण त्रिभुज समरूप हैं, और समरूपता में अभी नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग चैप्टर नंबर 11 में, जो आपका 10th क्लास की बुक में चैप्टर नंबर 11 है, सिमिलरिटी, समरूपता, वहां जाके आप इस चीज को पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा आपको समझा के लिखूंगा कि समरूपता क्या होता है, फिर भी मैं इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए यह चीज़ आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम चाहिए होगा, और मैं वो 11 चैप्टर में आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, वहाँ यहाँ पे आप लोग देखें सिमिलरिटी क्या होता है। अब यहाँ से मेरे पास P से R तक की जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने क्या ली थी, P से R, PR जो थी आपकी वो आपने M1 लिया, और R से Q तक की वैल्यू जो थी आपकी वो क्या आपकी M2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां से इन दोनों त्रिभुजों को ले लेता हूं। दोनों त्रिभुजों की बात करूं, दोनों त्रिभुजों में क्या है, त्रिभुज, अब त्रिभुज PRS, PR व त्रिभुज PQT से RQT से। ठीक है, दोनों त्रिभुजों की हम लोग बात करते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूं कि समरूपता क्या होता है। समरूपता बेटा एक जैसा दिखना होता है। समरूपता, कई बार हम लोग घर में बात करते हैं कि यार मैं बात करता हूं, जैसे मान लीजिए कि मैं अपनी मम्मी पे गया हूं, ठीक है, तो मैं कैसा, मेरा रूप कैसा है, मेरा रूप मम्मी के जैसा दिखता है, इसलिए लोग बोलते हैं कि मैं मम्मी पे गया हूं। ठीक है, आपको भी बोलते होंगे कि यार आप मम्मी पे गए हो कि पापा पे गए हो। इसका मतलब यह है कि आप पापा जैसे दिखते हो, मतलब आपका रूप पापा जैसा है।
या मेरा रूप मम्मी जैसा है, ठीक है। कई बार हम लोग बात करते हैं, या अपने भाई पे गया, या अपने नाना पे गया, मामा पे गया, जिस पे भी हम लोग बात करते हैं, मतलब हम उनके जैसे दिखते हैं, वो नहीं होते हैं, उनके जैसे दिखते हैं। यहां भी वही सेम चीज है कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। अब एक जैसा दिखने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। एक जैसा दिखने के लिए जो आपकी संगत रेखाएं, संगत भुजाएं या संगत कोणों की मैं बात करूं, यहाँ त्रिभुजों की बात कर रहे हैं इसलिए संगत भुजाएं और संगत कोणों की मैं बात करूंगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा संगत भुजाएं क्या होती है, देखो इस भुजा के संगत भुजा इसकी ये वाली होगी, और इस भुजा के संगत भुजा ये वाली होगी, और इस भुजा के संगत भुजा ये वाली होगी। हम लोग यहाँ पे भुजाओं के अनुपात की बात करें तो तीनों भुजाएं, जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होने चाहिए समरूपता के लिए। तीनों भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होने चाहिए, और तीनों संगत कोण, दोनों त्रिभुजों में तीनों संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। संगत कोणों की मैं एक बार फिर आपको यहाँ पे छोटा सा समझा देता हूँ, एक एग्जांपल से। यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, मैं एक रफली यहाँ पे बना के समझा देता हूँ आपको। ये मेरे पास P Q R है, और ये S T जो भी है आपका Q, आप जो भी आपके त्रिभुज हैं, मान लीजिए मैं S T P में इसको S T U इसको ले लेता हूँ, ठीक है। दोनों त्रिभुज हैं, आप देखें ये वाली भुजा इसकी 2 है, और ये वाली भुजा आपकी 1 है, और ये वाली भुजा आपकी 2 है, और ये वाली भुजा आपकी 1 है। ये वाली भुजा आपकी 2 है, और ये वाली भुजा आपकी 1 है, इस तरह से। और ये कोण आपका मान लीजिए कि 30 डिग्री है, और ये कोण आपका 90 डिग्री है, और ये कोण आपका 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये आपका 30 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जा रहा है, और ये आपका 60 डिग्री हो जा रहा है। तो मैं यहाँ बात करूँगा, देखिए संगत भुजाएं, अगर मैं अनुपात की बात करता हूँ तो ये 2/1, ये इसकी संगत भुजा ये वाली होगी, और इसकी संगत भुजा ये वाली होगी, और इसकी संगत भुजा ये वाली होगी। तो इन दोनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, 2/1, और इसका क्या है 2/1। तो इन संगत भुजाओं के अनुपात बराबर बराबर आ रहे हैं। और जो कोण है आपके, देखो इस त्रिभुज में ये वाला कोण संगत कोण, मतलब इस वाले कोण की बात करेंगे तो यहाँ पे भी इस वाले कोण की बात करेंगे। ये डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन समरूपता वाले चैप्टर में, ठीक है। सिमिलरिटी वाला जो चैप्टर आएगा नेक्स्ट, इसके बाद में एक चैप्टर के बाद में है, ठीक है। तो ये इस त्रिभुज में 30 डिग्री है, तो इस वाले त्रिभुज में भी आप देखें 30 डिग्री है। यहाँ पे भी ये 60 डिग्री है, तो इस वाले कोण में 60 डिग्री की बात कर रहे हैं। ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, देखो संगत कोण है, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशंस अप्लाई होती है किसी भी त्रिभुज में या किसी भी डायग्राम में, दोनों कंडीशंस अगर अप्लाई हो जाती हैं तो उन दोनों डायग्राम्स को, दोनों फिगर्स को हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं, समरूप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों देखिए, यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये कोण और ये कोण संगत कोण है, इसलिए संगत कोण बराबर होते हैं, और ये वाला कोण और ये वाला कोण भी संगत कोण है, तो ये बराबर है, बराबर है। तो देखिए भाई संगत कोण है यार, ये वाला, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, तो ये दोनों कोण, इनसे बनने वाले कोण संगत कोण बराबर होंगे, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा, और इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण बराबर होगा, और ये तो 90 डिग्री है ही, तो मतलब दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है। हम लोग आगे बात करते हैं। अब समरूपता में क्या होता है कि संगत भुजाओं के अनुपात और संगत कोण बराबर बराबर हैं, तो हम लोग समरूपता से बात करते हैं, ठीक है। समरूपता त्रिभुज में समरूपता सिद्धांत से, ठीक है। समरूपता क्या कहती है आपकी कि PR बटे RQ बराबर RY बटे RS बटे RS मैंने लिया, और इसका मैं ले लूंगा QT, और इज इक्वल होगा PS बटे RT, ठीक है। मैं क्या करता हूं, यहां से इन सब की वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर देता हूं, जो भी मेरे पास है। मेरे पास PR है आपका M1 है बटे M2 बराबर RS मेरे पास क्या है, RS मेरे पास है Y माइनस Y1, और इसके बाद में मेरे पास क्या है, QT जो है ये है Y2 माइनस Y, राइट। और इसके बाद में मेरे पास है X माइनस X1 और X2, ये मेरे पास है
x2 माइनस x1, सॉरी x, ठीक है। यहां से हम लोग बात करते हैं। अब देखें कि ये दोनों पार्ट और ये दोनों पार्ट, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और ये इसके इक्वल है, तो मतलब ये दोनों भी इक्वल इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक बार इन दोनों को इक्वल कर देता हूं और एक बार इन दोनों को इक्वल कर दूंगा। बात समझ में आ रही है। जब मैं इन दोनों को इक्वल करता हूं तब कंडीशन क्या बनती है, हम लोग देखें, देखिए जरा। जब मैं इन दोनों को इक्वल कर दे रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू x माइनस x1, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं और ये आपका x2 माइनस x यहां से मिल रहा है। मैं क्या करता हूं बेटा, यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, m1 x2 माइनस x इज इक्वल टू m2 x माइनस x1, राइट है। फिर देखते हैं, जब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मैं क्या करता हूं, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे मिलेगा m1 x2 माइनस m1 x इज इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब क्या करता हूं बेटा, मैं x वाली टर्म को तो एक तरफ ले लेता हूं और जो बच रहा है उनको एक तरफ ले लेता हूं। तो मेरे पास यहाँ पे ये x वाली टर्म है और यहाँ पे मेरे पास ये x वाली टर्म है, तो इस x वाली टर्म को मैं उठा के उधर ले जाता हूं और इस वाली को उठा के इधर ले आता हूं, तो ट्रांसफर कर लेते हैं। तो m1 x2 प्लस ये बचेगा मेरे पास m2 x1 इज इक्वल टू, यहां से देखो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो m2 x माइनस प्लस m1 x, राइट है। आप देखें कि यहां से मैं क्या करता हूं, हाँ ठीक है, यहां से मैं क्या करता हूं, x कॉमन ले लेता हूं। इन दोनों जगहों से मैं क्या कर लूंगा, x कॉमन ले लूंगा। यहां तो मेरे पास हो रहा है m1 x2 प्लस m2 x1 इज इक्वल टू, यहां से मैंने x कॉमन लिया तो यहां पे बनेगा मेरे पास m1 प्लस m2, यही बनेगा। अब मैं क्या करता हूं बेटा, देखो मुझे x ज्ञात करना है, मेरे पास x आ जाएगा, मुझे r के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो एक निर्देशांक तो आ गया मेरे पास, तो मुझे क्या मिलेगा, इस m1 प्लस m2 को मैं डिवाइड में भेज देता हूं, तो मुझे यहां से मिलेगा x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका आ गया x निर्देशांक। एक निर्देशांक तो आपके पास आ गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग बात करते हैं, जब मैं इन दोनों को इक्वल कर दूंगा, इन दोनों निर्देशांकों को, इन दोनों को मैं इक्वल कर दूं, तब भी मुझे सेम कंडीशन में यहाँ पे क्या मिल जाना है भाई, y निर्देशांक भी मुझे इसी तरह से मिलेगा और वो होगा मेरे पास m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 एज इट इज। इसी तरह से मेरे को इसका डेरिवेशन करना है। तो ये देखें आप, जब कोई भी बिंदु किसी रेखा को मध्य में से विभाजित करता है, मध्य में आके प्रतिच्छेद करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात किया जाए, इसे हम लोग बोलते हैं अंतःविभाजन। अंतःविभाजन बोला, ठीक है। जब मैं इसके निर्देशांक ज्ञात करूंगा तो वो किस तरह से करूंगा, इस तरह से। ये डेरिवेशन है आपका, कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से जेईई मेंस में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। ये आपका डेरिवेशन है। यहां से मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट है और ये मेरे पास y कोऑर्डिनेट है, और यही याद करना था हम लोगों को, ठीक है। इस पे हम लोग आगे कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस इस पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसी फॉर्मूले पे जो हमारे पास है निर्देशांक x और y, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना जाएं और अपना ख्याल रखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।